इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, ठीक है ना। अब इससे पहले ये रीड कर लो, फिर मैं तुमको थोड़ा फिर रिटर्न आऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक किससे डील करता है? डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। अब ये बात होती है व्हाट इज स्टैटिक चार्ज, ठीक है। अब स्टैटिक चार्ज होता क्या है? स्टैटिक चार्ज हमें चार्ज दिखाई तो नहीं देता, जैसे तुम मैग्नेट पढ़ रहे हो। मैग्नेट में तो ये है भाई, हाँ मैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, उस मटेरियल के दो एंड में एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा, और ये मैग्नेटिक मटेरियल है या मैग्नेट है, वो तो आपको दिखाई देता है वहां पर। स्टैटिक चार्ज तो आपको चार्ज तो दिखाई नहीं देता। पर मैग्नेट एंड स्टैटिक चार्ज बोथ जो है काफी हद तक सिमिलर है, ठीक है। दोनों में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज हमको फील होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फील होता है? जैसे आप देखते हो कि बरसात के दिनों में लाइटनिंग होती है आसमान में, ओके। तो जो लाइटनिंग होती है वो क्यों होती है? तो वहां पे जो स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है, वो स्टैटिक चार्ज जो है वो फ्लो करता है, और उससे वो लाइटनिंग हमको दिखती है। वहां बहुत ह्यूज क्वांटिटी में, किलो वोल्ट्स, थाउजेंड ऑफ किलो वोल्ट्स में स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है वहां पे। और वो हमको जब वो फ्लो करता है, ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्या होता है? लाइटनिंग दिखती है। और वो कभी कभी तो वो लाइटनिंग जो है हमारे जमीन तक, अर्थ तक भी आ जाती है और नुकसान भी करती है, देखा है। तो वो हमको एक फील आता है कि हाँ ये कुछ। सिमिलरली विंटर्स में आप कपड़े पहनते हो, वूलन कपड़े, या कभी सिंथेटिक मटेरियल होता है, वहां भी हमको फील होता है, यस सर, है ना। वो भी स्टैटिक चार्ज वहां पे डेवलप होता है, तभी हमको कभी कभी कुछ लोगों को, जो बहुत कुछ, सबको नहीं पर मेजॉरिटी, कई लोगों को जब कार को के गेट को, डोर को ओपन करते हैं, कुछ लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली करंट फील होता है, कुछ लोगों को नहीं भी होता। तो वहां भी स्टैटिक चार्ज कार की बॉडी पे, व्हीकल की बॉडी पे आ जाता है। तो ऐसे स्टैटिक चार्ज कहीं भी आ जाता है, डेवलप हो जाता है, और फिर हमको फील होता है। कैसे फील होता है? हमको थोड़ा शॉक सा लगेगा हाथ में, यस सर, ठीक है ना। ऐसे ही जो है, और आप एक सरफेस को दूसरे से रब करते हैं, वो सब आप डिटेल में जो है वो सब है ही है, कि एक सरफेस को दूसरे सरफेस से रब करते हैं, हाँ तो बॉडी चार्ज। डेवलप हो जाता है। अब स्टैटिक चार्ज डेवलप, देखो, एज ए इंडिविजुअल मटेरियल, हर इंडिविजुअल मटेरियल न्यूट्रल होता है। अब ये बात है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक या ये इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये बेसिकली एक सीक्वेंस में डेवलप हुआ। जब साइंटिस्ट बहुत पुराना, आज से 200-300 साल पहले, 400 साल पहले, उनको एकदम से नहीं पता चला था कि इलेक्ट्रिक करंट ऐसे पैदा हो जाएगा, ऐसे बल्ब जल जाएगा। ये सब चीजें धीरे 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 लोगों को समझ में आई थी। तो मैं आज बहुत ज्यादा ना करके तुमको एक ब्रीफ एक आइडिया दे रहा हूं। तो इसमें कैसे हुआ कि सबसे पहले न्यूटन ने समझा। न्यूटन ने क्या समझा? न्यूटन ने समझा भाई कि पेड़ पे कुछ लगा हुआ है, वो नीचे गिरता है, क्यों गिरता है, इसको उसने समझने की कोशिश की, यस सर, है ना। वहां पे जब वो डिटेल में थोड़ा समझे, तो वहां क्या कॉन्सेप्ट आया? वहां आया ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, यस सर, ठीक है ना। और वहां पर एक फार्मूला आया, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। वहां कुछ ऐसा फार्मूला आया, यस सर, जहां पे जी की वैल्यू कुछ थी 6.67 इंटू 10 माइनस कितनी थी? 23, अरे ऐसे नहीं बोलो, 11, 11। 23 एवोगैड्रो नंबर में होती है। हाँ, क्या थी ये? तो 10, तुमको 10 to the अपनी power 11। ये 10⁻11, ठीक है, 10⁻11। यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन। न्यूटन तो फोर्स की होती है। जी की यूनिट कैसे निकालते हैं? देखो, जी जी अलग, जी आरएचएस में अलग कर ले। सो फोर्स की यूनिट एसआई सिस्टम में क्या होती है? ये एसआई एल। यूनिट है, एसआई सिस्टम में, है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल।
ऐसे ही में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। m1 m2 मास है, इनकी यूनिट क्या होती है? केजी, केजी। और r डिस्टेंस है, रेडियस मीटर, इन द टू बॉडीज, तो ये क्या? मीटर्स। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन। अगर जी को हम लेंगे, इसको अगर मैं जी को लिखना चाहूं तो जी को मैं क्या लिख सकता हूं? एफ एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2, m1 m2। तो जी की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर, केजी स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2, जैसे मर्जी चाहो लिख लो। ठीक है ना? यस सर, तो वहां से हमको, अब वहां भी क्या होता है, ये क्या है? फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। पर वहां पे हमको एक फील आया कि कुछ ऊपर चीज, ट्री पे कुछ लगा है तो वो टूट के नीचे गिरता है, हवा में ऊपर नहीं जाता, वो नीचे आता है। तो वहां हमें फील आया कि कोई अर्थ जो है चीजों को अपनी तरफ खींचती है। हम कुछ ऊपर फेंकते हैं तो वो भी नीचे आ जाता है। तो एक वहां भी हमको फोर्स तो नहीं दिखाई देती, पर हमको एक फील आया कि भाई कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो अपने आप वापस नीचे आ जाती है, या हम छत से कुछ ड्रॉप करते हैं तो नीचे ही आता है, ऊपर नहीं जाता है ना। सो वहां पे एक फील आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स का अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यस सर, ओके। फिर वहां से जब, और ये चीज भी जब फिर इसको फर्दर सोचा तो फिर ये दिमाग में आया कि जो प्लैनेट्स हैं, सन के अराउंड मून रिवॉल्व करता है और मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो ये कैसे रिवॉल्व करता है भाई? इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स है जो उसको भागने भी नहीं देता और पास आने भी नहीं देता। कुछ फोर्स है जो सर्कुलर या इलिप्टिकल ऑर्बिट में कॉल करते हैं, अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रही है। ठीक है ना? तो वहां पे कॉन्सेप्ट आया सेंट्रीपिटल फोर्स का। यस पढ़ा सर, होगा ना? पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? यस सर, सो वहां से सब चीजें आई कि जो हेवनली बॉडीज है, अर्थ, मून, सन, इनके बीच में भी फोर्स होती है, और अर्थ कुछ अट्रैक्ट करती है, यहां भी एक फोर्स है। तो इन सब में क्या है? समथिंग लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। यस सर, ओके, वहां पे है समथिंग लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये बहुत कम होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे? अगर मैं दो बॉडीज हैं m1 और m2, दोनों का मास अगर मैं मान लेता हूं 1 kg, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लेता हूं मैं, रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन द टू मान लेता हूं 1। ओके, मैं आर नहीं लिखता, आर से कॉन्सेप्ट रेडियस बन जाता है, सो मैं इसको डी कर देता हूं, दैट विल बी बेटर। आर जनरली ओके, सो डी विल बी बेटर। तो ये जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, ये 1 मीटर है। ठीक है? यस सर, तो अब फोर्स जो है बिटवीन दीज टू कितनी होगी? एफ, अगर हम ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, तो ये इंटू 1/1, सो ये हो गया 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ठीक है? यस सर, तो ये जो फोर्स है कितनी कम है? 10⁻11 है, यस सर, है ना? अब हम आते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और हम वहां पे देखते हैं कि वहां पे ऐसे ही जो है वहां का फोर्स कैसी होती है बिटवीन चार्जेस। ठीक है? अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा समझने के लिए बैकग्राउंड, कि आपको मैं फील करा रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी, या फोर्सेज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये सब कुछ काफी कुछ एक जैसे ही है, बट इनके स्ट्रेंथ में फर्क हो सकता है। ओके, सो इसीलिए आपको अगर कोई दो बॉडीज पास में पड़ी हैं, उनके बीच में वो बॉडीज एक दूसरे को खींचती नहीं है। अगर आप टेबल के ऊपर दो बॉडीज रख दो तो कभी ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे के पास चली जाती है, पर अगर आप दो मैग्नेट पास में रखो तो दोनों एक, क्या होता है, अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, वो हमको फील होता है। यस सर,
दो मैग्नेट का पास लाओ तो वो एकदम से या तो अट्रैक्ट हो जाएंगे या एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। फील होता है ना आपको यस सर। मैग्नेट में? तो पर इलेक्ट्रिक, पर दो बॉडीज अगर हैं, दो आप एप्पल या कुछ भी रखो, दोनों को कितना भी पास ले आओ, आपको फील नहीं होगा कि अट्रैक्शन या रिपल्शन, कुछ नहीं फील होगा वहां पे, है ना? यस सर। और यहाँ पे तो रिपल्शन का चांस नहीं है, यहाँ पे तो बॉडी सिर्फ अट्रैक्ट ही करती है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज आपको जनरली यहाँ पर फील नहीं होता, क्योंकि वो वैल्यू बहुत कम है। मैंने आपको दिखा दिया 1 kg के दो एप्पल ले लो, उनको 1 मीटर रख लो या और डिस्टेंस कम कर लो, बहुत कम फोर्स है, 10⁻11 की रेंज में है, जो कि बहुत कम यस सर। है ना? इसलिए आपको वहां पे फोर्स फील नहीं होती है। पर दो मैग्नेट को पास रखोगे तो आपको फील होती है ना? और चार्जेस में भी फोर्स होती है, पर वो तो आपके हाथ में चार्ज तो है नहीं, है ना? चार्ज तो कोई फिजिकल यस सर। चीज है नहीं जो आप हाथ में पकड़ के फील कर सको उसको। पर चार्ज में क्या होता है कि अगर अट्रैक्शन आपके या पास दो रिपल्शन। डिफरेंट चार्ज बॉडीज हैं, तो आप जैसे रब करते हो, तो आप कॉम करते हो, तो उसको आप वहां पे अट्रैक्शन आप फील करते हो, या आप वूलन कपड़ों में भी आप अट्रैक्शन फील करते हो ना, सर। है ना? तो वहां पे तो आप साउंड भी आती है, क्रैकलिंग साउंड आएगी, कुछ आएगा, और अट्रैक्शन भी फील होता है वहां पर फिर भी। ओके, अब हम आते हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पर। तो अब ये है कि मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि हर बॉडी इटसेल्फ न्यूट्रल होती है। जब हम उसको रब करते हैं किसी दूसरी बॉडी से, तो दोनों में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो यस सर। दोनों में कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिकल चार्ज। नहीं, कैसा वाला? दोनों में एक जैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा, अलग अलग चार्ज? नहीं, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव। एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा, तभी तो न्यूट्रल बनेगा ना, सर। है ना? जैसे आपने न्यूट्रॉन सुना है ना, यस सर। तो उसमें है? इलेक्ट्रॉन। एक न्यूट्रॉन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है एक और प्रोटॉन। एक प्रोटॉन होता है। तो ऐसे कोई भी न्यूट्रल बॉडी होगी, उसका चार्ज, उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका वो अगर नेगेटिव चार्ज बन रहा है तो उसने अपना पॉजिटिव चार्ज लूज कर दिया है, या अगर वो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो उसने नेगेटिव चार्ज लूज कर दिया। ऐसे ही होगा ना कुछ। यस सर। तो यहां से कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। पहले तो भाई हेवनली बॉडीज को समझा, तो वहां पे समझ में आया। फिर चार्ज बॉडीज में जब ये फील किया, वुलन क्लोथ, सिंथेटिक क्लोथ्स में ये फील किया कि कुछ डेवलप होता है और कुछ अट्रैक्शन सी फील होती है, तो जब ये, तो वहां से कॉन्सेप्ट आया कि इसका मतलब कुछ ऐसी चीज इनमें डेवलप होती है जो कि चार्ज है, जिसको नाम दिया चार्ज। और फिर चार्ज दिया तो एक को इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे का नाम प्रोटॉन दिया, कि दो अलग अलग प्रोड्यूस होते हैं और वो दोनों में अट्रैक्शन होता है। वहां से आया कि ऑपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर, और सॉरी, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है ना? वहां से एक कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। सो ऐसे ही धीरे धीरे साइंस डेवलप होती है। सो अब क्या हुआ कि जब दो चार्जेस की बात आई और उनके बीच में फोर्स को समझ में आया, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आया उनके बीच में, चार्जेस के बीच में क्या फोर्स होती है। अच्छा, अब वो फोर्स को समझने से पहले हम यहाँ पे एक नई टर्म समझेंगे, प्रिमिटिविटी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे आपको आजकल मैग्नेट पढ़ रहे हो, मैग्नेट में क्या वर्ड आता है? परमिएबिलिटी। वहां पे परमिएबिलिटी आती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक में परमिटिविटी आती है ना? अब परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, मैग्नेट में परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, ये दोनों क्या होते हैं? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये दोनों परमिटिविटी और परमिएबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैग्नेट में मैग्नेटिक मटेरियल क्या है? इसका मैग्नेट बना हुआ है, वो जो मटेरियल है उसकी, वो मटेरियल की परमिएबिलिटी उस पर डिपेंड करती है ना? आयरन है या कुछ और मटेरियल है, तो परमिएबिलिटी वहां पे आती है उस मटेरियल की। और परमिटिविटी किसकी आती है? ये किस मटेरियल की आती है? तुमने कुछ तो पढ़ा ही है, तो परमिटिविटी किस मटेरियल की आती है? जस्ट आइडिया बताओ। सर जैसे कोई दो चार्ज किस मीडियम के बीच में रखे गए हैं। बीच में। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक
चार्जेस के बीच में क्या मीडियम है उस पर डिपेंड करती है। परमिटिविटी हम उसकी बात करते हैं, है ना, इस किसी तो चार्ज किस मीडियम में रखा हुआ है उसकी परमिटिविटी होती है। अब ये होती क्या है, अच्छा दोनों जो है ना, परमिटिविटी और परमेबिलिटी थोड़ा थोड़ा एक दूसरे का उल्टा है। जैसे परमिटिविटी होती क्या है, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू स्टोर एनर्जी विद इन द मटेरियल, या इसको इजी सेंस में कैसे समझते हैं, ये इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच, ये क्या करती है, विच मेजर्स द ऑपोजिशन ऑफवर्ड अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर कोई चार्ज है, चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ज प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, अभी वो अब बताता हूं। चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ज जैसे मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऐसे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मटेरियल क्या करता है, जो मटेरियल जहां जहां पर जिस मीडियम में हमने चार्ज रखा हुआ है, कोई तो मीडियम ऐसा होता है जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आसानी से फ्लो करने देगा, और कोई मटेरियल ऐसा होगा जो उसको अपोज करेगा। ओके, और परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी मटेरियल की उसको ऑफर करती है ज्यादा से ज्यादा अच्छा मैग्नेट बनने में। परमेबिलिटी आप पढ़ के देखना, आपको फील आएगा। परमिटिविटी और परमेबिलिटी एक दूसरे से ऑपोजिट चीजें हैं, यहां पे वो अपोज करती है, परमेबिलिटी में वो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करती है। ठीक है, थोड़ा समझ जाओगे, मैं जस्ट तुमको एक आइडिया दे रहा हूं। परमिटिविटी अपोज करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इसका मतलब ये होगा कि अगर ज्यादा डेंस मटेरियल होगा तो और अपोज होगा फोर्स। यहाँ पे मटेरियल की डेंसिटी की मैं अभी बात नहीं कर रहा, वो हम आगे देखेंगे। फिर भी हम समझ सकते हैं कि परमिटिविटी जैसे फ्री स्पेस है उसकी परमिटिविटी सबसे कम होती है। परमिटिविटी जैसे मैंने आगे लिखा है वो हम बाद में देखेंगे। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज लीस्ट, वैक्यूम की लीस्ट होती है, कॉमनली रेफर्ड एज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये मिनिमम होती है। और परमिटिविटी जो एयर इसकी होती है फ्री स्पेस की, उसको जनरली हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट साथ में 0। ठीक है, वैसे तो परमिटिविटी का ओनली एप्सिलॉन होता है, ये साइन मालूम है ना। हाँ सर, हाँ। एप्सिलॉन, तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी का साइन होता है एप्सिलॉन नॉट। ओके, उसको हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं कभी कभी, या फ्री स्पेस की परमिटिविटी। ये आगे जरूरत पड़ेगी जब आप डाई इलेक्ट्रिक वगैरह समझोगे। यस सर। तभी हम इसको देखेंगे डेंसिटी का इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ओके। अब हमने परमिटिविटी का एक आइडिया मैंने आपको देना था, क्योंकि हम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, जिसको हम क्या लॉ होता है वो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, व्हाट इज दैट लॉ? प्लीज रिपीट। फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस किस लॉ से गवर्न होता कूलम्स लॉ, है? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब हम कौन सी स्पेस की, जब एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा तो हम कौन सी मीडियम की बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस। ठीक है, यस सर। हम उस वक्त बात कर रहे हैं फ्री स्पेस की, इसलिए मैंने तुम्हें वहीं पे एप्सिलॉन नॉट का वो आइडिया दे दिया कि यहाँ पे जब ऐसा होगा तो हम बात करेंगे फ्री स्पेस की। ओके, तो बिटवीन द टू चार्जेस Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, ओके। यस। सो अब ये जो है, ये कितनी फोर्स होती है बिटवीन द टू चार्जेस, अगर हम दो चार्जेस लें,
अगर हम दो चार्जेस 1 कूलम ईच लें और उनके बीच का डिस्टेंस जो है 1 मीटर लें, तो ये जो फोर्स होती है कितनी होती है? मतलब फोर्स, अब यहां पे तुम्हें फील 9 × 10⁹ between two charges of 1 coulomb each placed 1 meter apart, तो इनके बीच में F कितना होता है? क्या बोला तुमने? 9 × 10⁹ 9 9 × 10⁹ न्यूटन। न्यूटन। ठीक है, इतनी फोर्स होती है। अब देखो यहाँ पे थी ग्रेविटेशनल में 10⁻⁻11 न्यूटन और यहाँ पे है 10⁹ न्यूटन। तो फर्क दिख रहा है? समझ में आया? फील आया? वहां 10⁻⁻11 था, यहाँ 10⁹ है ना? तो इसीलिए हमको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में फोर्स हमको फील होती है। दो चार्जेस हैं, दो चार्ज बॉडीज हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करते हुए हमको दिखाई देती है ना? तुम पढ़ोगे वो गोल्डलीफ एक्सपेरिमेंट और वो सब जो है, वहां पे आप चार्ज बॉडी, तो हमको वहां पे फील होता है, दिखाई देता है मटेरियल, जबकि आपके जो नॉर्मल बॉडीज है ग्रेविटेशनल फोर्स का हमको फील नहीं होता, है ना? ये फर्क ये है। देखो यहाँ पे 10⁻⁻11 था ग्रेविटेशनल फोर्स में, और यहाँ पे में 10, ये कभी तुमने इसको पहले ध्यान से देखा नहीं होगा, देखा कभी? यस सर। फील किया था ये चीज? नहीं किया था। तो हमेशा जब भी कुछ वैल्यूज आती है ना, उसको फील किया करो कि ये क्या वैल्यू है, कितनी है। पहले मैंने ग्रेविटेशनल में पढ़ा था, वहां क्या फोर्स आती थी? वहां तो -11 आती थी, यहाँ 10⁻9 है। मतलब दोनों में कितने टाइम्स हो गया? 10⁻20 टाइम्स का फर्क है दोनों में। अगर इनका रेशियो निकाल लोगे तो रफली 10⁻20 टाइम्स आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? सो ये जो है, और अगर हम जो है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट की जो फ्री स्पेस है जो कि मिनिमम होती है, वो हम देखें, तो अगर तुम कैलकुलेट करना चाहो तो कर भी सकते हो, कर सकते हो ना? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगी? F × 4π d² बाय Q1 Q2। सॉरी, एप्सिलॉन नॉट निकालना है, एक मिनट। एप्सिलॉन नॉट ये होगा Q1 Q2 अपॉन 4π d² F अपॉन 4π F d²। ठीक है ना? जब हम इसको सब वैल्यूज इसमें डालेंगे तो इट विल कम रफली इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁻12। ओके, और यूनिट क्या होगी इसकी? इसकी यूनिट आ जाएगी कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीटर। ठीक है ना? यही आएगी ना? यस सर। ओके, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर -2, न्यूटन -1, है ना? ठीक है। सो ये हो गया आपका इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक। तो अब आपको अगर कोई कभी भी कुछ हो कि 1 कूलम चार्ज अगर दो हैं और उनके बीच में स्पेस 1 मीटर है, तो होगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। ओके, सो अब हम आगे और बढ़ने से पहले कुछ और चीजें पढ़ेंगे। तुम्हें स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आइडिया है? स्पेशली वेक्टर्स, वेक्टर्स पढ़े होंगे ना? यस सर। हाँ,
एरिया इज ए स्केलर और वेक्टर? It is a scalar vector quantity. Vector इट इज ए quantity. वेक्टर। इफ वेक्टर होता क्या है, विच इज हैविंग ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Direction. ओके, सो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी फिर? अगर ये एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ये आपके यू आर हैविंग एक्स वाई एंड जेड, और यहां पर यू आर हैविंग ए बॉडी, कोई एक स्क्वायर ऐसे, ये भी ए ये भी ए, इसका एरिया तो होगा ए स्क्वायर। Yes sir. डायरेक्शन क्या होगी? सर ये XY प्लेन में लाई कर रहा है, हाँ, तो सॉरी I और J कैप, I कैप और J कैप। एक्स इज आई कैप, वाई इज जे J कैप, कैप। दिस इज के कैप। ओके, हाँ, फिर वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया? in X Z K कैप सॉरी। के कैप। ओके, ये कौन सा रूल है? व्हाट इज द रूल which gives you the direction between two vector quantities? सर राइट हैंड, कौन सा रूल है? कर्ल योर फिंगर एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल है, हैंड थंब रूल। हाँ, तो आप जो है, अगर आपके पास दो वेक्टर है और मान लिया ये एक वेक्टर है एक्स एक्सिस में, ये ए आई वेक्टर है क्रॉस ए जे वेक्टर है, ठीक है ना, तो ये होगा ए के वेक्टर, ठीक है। तो हाँ, अब और अगर मैं इसमें क्या फर्क है? ओके, मैं थोड़ा सा और, अगर मैं इसको लिखूं क्रॉस प्रोडक्ट ए जे वेक्टर इनटू ए आई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए के कैप। एक के हुआ, तो इसमें ये माइनस हो जाएगा। सो क्या हुआ? एक केस में फर्स्ट वाले केस में अगर ये हम मतलब कि इट इज टूवर्ड आउट ऑफ द प्लेन, जो ये प्लेन है, जो ये स्क्वायर है, इस प्लेन के आउटवर्ड है, तो दूसरे केस में ये डायरेक्शन विल बी इनसाइड दी प्लेन, है ना, यही फर्क होगा ना। यस सर। हाँ, सो आपका जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो एरिया है, उसकी डायरेक्शन आइदर इट विल बी आउट ऑफ द प्लेन और इनसाइड द प्लेन, ठीक है। ओके, अब ऐसी जो अब ये क्या है? दिस इज टू डायमेंशनल। ये क्या चीज है? टू डायमेंशनल है, मतलब इसमें कितने डायमेंशन है? एक एक्स और वाई की में। ओके, तो दिस इज ए, अब अगर आपके पास क्यूब आ जाए, अगर क्यूब है, एक क्यूब है, तो उसमें कितनी फेसेस होते हैं, कितनी सरफेस होती है? 6। अब दिस क्यूब इज ए टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल? 3D। सो दिस इज 3D। और 3D को हम क्या, कौन सा सरफेस बोलते हैं? 3D को हम क्लोज सरफेस बोलते हैं। ठीक है। 3D को वही से क्लोज सरफेस, और 2D को हम क्या बोलते हैं? ओपन सरफेस। और 2D को वही से ओपन सरफेस, ठीक है। 2D इज एन ओपन सरफेस और ओके, ओके, 2D इज एन ओपन सरफेस, 3D इज ए क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस में भी वी हैव 6 फेस। क्यूब के केस में या क्यूबॉइड के केस में 6 फेस होंगे या नहीं होंगे? होंगे। yes, और हर एक फेस का
जो डायरेक्शन होगी या एरिया वेक्टर होगा हर सरफेस का अलग अलग होगा, अलग होगा। होगा ना। ओके, सो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। सेकंड इज, अगर ये कोई वेक्टर है एंड दिस इज अनदर वेक्टर, सो इनका रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा? ये अगर वेक्टर ए बी है और ये बी सी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा? सर बीच वाला। ए सी, ए सी, हाँ। है ना, होगा। सर डायरेक्शन विल बी दिस ए सी वेक्टर, क्योंकि ये चीजें आपको आगे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सब चीजें समझने की कोशिश करोगे, इट विल हेल्प यू वहां पर, क्योंकि फिर बार बार ये सब चीजें बताना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अगर ना हो तो एक बार वेक्टर वगैरह थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है, यस अगर सर। कहीं डाउट है तो। ओके, सर यस सर। ओके। अब आपको ये आई जे एंड आई जे वेक्टर एंड दीज ऑल आर आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको? आई कैप, जे कैप, के कैप, इनको क्या बोलते हैं? दीज आर द यूनिट यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना। यस सर। ओके, सो जब हम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस लिखते हैं, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 Q2 अपॉन, अगर कोई है तो बिटवीन टू चार्जेस, तो अगर ये वेक्टर है R, तो हम इसको वेक्टर R नहीं लिखते हैं, तो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं R, और यहाँ पे R वेक्टर, यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। सर तभी जैसे अगर दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में अगर R है, नहीं सर जैसे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, हाँ, जैसे दो चार्जेस के बीच में अगर मतलब बिल्कुल एक साथ रख दिया है, जीरो डिस्टेंस है उनके बीच में, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उनके फोर्स ऐसा नहीं कह सकते हम कि उसके बीच में फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं, फोर्स कैन नॉट बी इनफाइनाइट ना, इनफाइनाइट फोर्स जिसकी कोई, जिसके इनफाइनाइट इज अ टर्म जो हमें पता ही नहीं है, विच इज नॉट डिफाइंड। अच्छा अच्छा। जिस चीज को डिफाइन नहीं करते उसको हम नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। मतलब इनफाइनाइट फोर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ना। हम्म। ओके, सो मैथमेटिकल टर्म है इंफिनिटी, बट प्रैक्टिकली इट नेवर एग्जिस्ट। यस सर। तो इसलिए हम उसको कभी नहीं कह सकते कि वो जो है दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो अब हम जो है व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू सी कैसे होता है थोड़ा सा। ये अगर आपका कोई ओरिजिन है और यू आर हैविंग टू चार्जेस Q1 और ये Q2, दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, ठीक है। ये दो चार्जेस है, ये Q1 इज प्लेस्ड एट R1 डिस्टेंस और ये है एट R2 डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, अभी तो हम वेक्टर की टर्म में बात करेंगे। डिस्टेंस इज ए वेक्टर क्वांटिटी और नॉट, जिसको सर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। सो अब हम इन दोनों के बीच में स्टडी करते हैं कितनी फोर्स होगी। अच्छा, अब फोर्स निकालनी है बिटवीन द चार्जेस Q1 एंड Q2, एंड इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? इन दोनों के बीच में होगा डिस्टेंस आर। हाँ, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा कितना? एक A1 इज R1 अवे, Q1 चार्ज, Q2 इज R2, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ये सर पाइथागोरस थ्योरम। नो, वाई पाइथागोरस थ्योरम? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी में कैसे करते हो? Q1 और Q2 के बीच में क्या डिस्टेंस होगा व्हेन वन इज एट R1 अदर इज एट R2 फ्रॉम ओरिजिन? वेक्टर के टर्म में बताना है ना। अभी तो तुमने बताया था मुझे एक रिजल्ट तो,
वेक्टर v2 प्लस वेक्टर v1। अभी तो तुमने मुझे बताया था। देखो अभी तुमने एक सिंपल मैंने तुमसे पूछा था, क्या पूछा था? मैंने तुमसे अभी पूछा था ना कि ये दो वेक्टर्स हैं, ये ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो दिस इज ए बी वेक्टर, दिस इज बी सी वेक्टर। तो मैंने पूछा था ये क्या होगा, तुमने कहा दिस इज ए वेक्टर। सी। तो ए सी मतलब क्या है, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ऐसे ही होता है ना, होता है या नहीं होता? यस सर, यस सर। थोड़ा याद कर लेना, नहीं तो नहीं समझ आएगा। ओके, यस सर। तो अब सिमिलरली यहां पर बताओ, बट हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 Q2? One is at R1 from origin, other is at R2 from सर origin. वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2। है वेक्टर v1 प्लस वेक्टर V1 v2। नहीं, दिस इज R1। r1 सॉरी। R है ये। है? वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r2। नहीं तुम बताओ। नहीं नहीं नहीं। अगर तो मैं ये एरो डालता हूं, अगर दिस इज दी ये एरो, तो क्या होगा? R1 इज इक्वल टू R2, वेक्टर R2 प्लस, अच्छा प्लस क्या होगा, R21 वेक्टर। ठीक है, सर ये r21 वेक्टर कौन सा है? अगर मैं इसको ये वाला, इसको ये R21, अच्छा, वो आपने राइट हैंड मतलब वेरिएबल ए सी ए बी सी की फॉर्म में लिखा था। हाँ मैं वहां तो मैंने ए बी ए सी लिखा था ना, अब मैंने यहाँ पे तुमको वैल्यू बताई थी कि दो के बीच में R1 R2 है। अच्छा मैं, अच्छा चलो हम इसको अभी 1 मिनट के लिए ऐसे समझ लेते हैं, ये ओरिजिन O है, ये इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, ये बी दे देता हूँ, है? ठीक है, Q1 इज प्लेस्ड, ऐसे लिख देता हूँ, Q1 is placed यस सर। at A, Q2 is placed at B। ठीक है, ठीक है, यस सर। चार्ज Q1 is placed at A, चार्ज Q2 is placed at B है। ओके, यस सो मैं सर। अब क्या लिख सकता हूँ, अच्छा हम अपने वेक्टर के उसमें देखें पहले, वैसे जैसे यहाँ पे ट्राइंगल में बनाया था वैसे करते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर OB इज इक्वल टू सॉरी ओ ए। वेक्टर OB प्लस वेक्टर BA ये इज इक्वल्स टू वेक्टर ओ ए। इक्वल टू वेक्टर O। ठीक है, यस तो सर। मैंने तुम्हें कहा था डिस्टेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स Q1 एंड Q2, मतलब तुम्हें वेक्टर BA, तो वेक्टर BA क्या वेक्टर होगा, ओ ए इक्वल्स माइनस टू वेक्टर ओ बी। OA माइनस वेक्टर OB। सो OA इज हाउ मच, r1 R1 माइनस माइनस r2। वेक्टर, यही तो मैं पूछ रहा था। यस सर। ठीक है, और अगर हम इसी को ए बी वेक्टर लिखना चाहें, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर इज इक्वल टू r2 माइनस r1। R2 वेक्टर माइनस R। ठीक है, सर। इज इट क्लियर? सर। हाँ, सो इस तरह से हम ये सब चीजें यूज करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, सो अब बताओ, फोर्स बिटवीन, फोर्स जो है
फोर्स ऑफ टू फोर्स, ये Q2 वेक्टर के कारण, Q2 वेक्टर, Q2 चार्ज के कारण Q1 के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, F21 का मतलब है फोर्स Q2 ऑन वन चार्ज Q1। तो ये क्या होगा, इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 Q1 माइनस इसका होल स्क्वायर स्क्वायर इंटू इस R21 R का यूनिट कैप वेक्टर। यूनिट वेक्टर। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर की टर्म में हम बात करेंगे, तो इसका एन यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई होता है ना। और अगर हम इसको रिवर्स करें तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। है। यस सर। मतलब फोर्स ऑन ड्यू टू वन ऑन टू। फोर्स ड्यू टू 1 ऑन Q2, है ना। ठीक है ना। सो दिस वे हम इसको समझने की आगे कोशिश करेंगे, ये आगे हमको बहुत जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर हमारे पास, इफ वी आर हैविंग 3 चार्जेस, अगर हमारे पास 3 चार्ज है, ये तुम्हारा Q3 चार्ज है, ये हमारे पास कोई Q1 चार्ज है, और ये हमारे पास कोई, ये हमारे पास Q2 है, ये हमारे पास Q1 चार्ज है। ठीक है। और ये डिस्टेंस है R1 वेक्टर, ये है R3 वेक्टर, और ये है R2 वेक्टर। और ओरिजिन कहीं यहां पर है, दिस इज ओरिजिन। इस ओरिजिन से ये 3 चार्जेस है। अब हमको इसमें वही सब समझने की कोशिश करनी है। अब पहले तो 2 चार्जेस थे, अब 3 चार्जेस है। ठीक है। यस सर। अब बताओ क्या होगा। ये Q2 कारण Q1 के ऊपर फोर्स होगी। सर। यस सर। दिस इज F12। सर इसमें ये है ना, फोर्स ड्यू टू वन ऑन टू। नहीं सॉरी, फोर्स ड्यू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके सर। फोर्स, अच्छा वो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब सिमिलरली मैं इसको Q1 और Q3 ऐसे है। ठीक है। सर। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अब तुम्हारे पास Q1 चार्ज है जिसके ऊपर 2 चार्जेस से फोर्स लग रही है। किस किस से Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, Q2 और Q3 के कारण। और इस Q1 के ऊपर यू आर हैविंग 2 फोर्सेस, 1 ड्यू टू Q2 एंड 1 ड्यू टू Q3। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, Q1 कहाँ जाएगा, फोर्स होगी इन द डायरेक्शन ऑफ R1। ये कहीं इधर होगी, इसका रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा ना। यस सर। अगर आपने वहां वेक्टर में पढ़ा होगा, अगर 2 फोर्सेज होती हैं F1 और F2 है, अगर ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रही है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट ड्यू टू 2 फोर्सेज का बीच में आएगा ना। पढ़ा नहीं पढ़ा, रिजल्टेंट ड्यू टू 2 फोर्सेज। देखो
एक फोर्स चार्ज Q1 के ऊपर ड्यू टू Q3 लग रही है, ये F13, वन ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 ये कहाँ लग रही है, F12। तो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस क्या होता है? रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर नहीं, प्लस। वैल्यू वैल्यू अभी हम वो सब वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, पर इन दो के बीच में ही होगा ना हमारा। यस सर, अगर यस सर। एक चीज आपको इधर F12 की तरफ ले जा रहा है, एक F13 की तरफ ले जा रहा है फोर्स, तो इन दोनों के बीच में ही जाएगी ना बॉडी कहीं, यस सर, दो डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो रिजल्टेंट ऐसे ही होता है ना कुछ। यस सर। सो अब देखो, अब आपका F12 क्या होगा? F12 फोर्स, सॉरी F12 तो बाद में निकालेंगे, पहले चलो F12 फोर्स जो रिजल्टेंट है इज इक्वल टू सम ऑफ फोर्स F13 प्लस F12। सॉरी F13 एंड एक मिनट क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू टू। charges, this is this F13, this is F12, resultant force on resultant force will be F12 plus F13। ठीक है, ये कैसे आएगा देखो, ये F12 है और इसका पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो दिस मैं एक मिनट थोड़ा सा तुमको दोबारा से देखो, ये एक फोर्स है F1, ठीक है, ये है OA डायरेक्शन, और दूसरी फोर्स अगर इधर है, ठीक है, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? अगर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये B है, OB, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? यस सर। याद है तुमको? इसका रिजल्टेंट Yes, कैसे निकालते हैं? इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, ये एक वेक्टर है OB वेक्टर या फोर्स F, इसके पैरेलल एक यहाँ ड्रॉ करते हैं, पैरेलल हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जब यहाँ ड्रॉ करते हैं तो दिस इज नथिंग बट F2 वेक्टर, yes, sir. तो अब इसका रिजल्टेंट ये आ गया, दिस इज, ये क्या है, दिस इज This is F1 plus F2। F1 प्लस F2 वेक्टर, ओके। यस सर। यही चीज हम यहाँ यूज करेंगे, तो जो फोर्स लगेगी ऑन चार्ज 1 ड्यू टू ऑल द चार्जेस, फोर्स लगेगी ऑन चार्ज 1 ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्लेस्ड नियर बाय, वो उनका वेक्टर सम होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। कहने का मतलब है, इफ देयर आर Yes, sir. n चार्जेस, इफ देयर आर n चार्जेस, कैसे, Q1 Q2 और एंड सो ऑन अप टू Qn, n चार्जेस है Q1 Q2 एंड सो ऑन अप टू Qn, तो फिर क्या होगा, फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू
अदर चार्जेस क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स ऑन F12 F12 plus F13 प्लस F13 up to F1N. F1N। ये मैं तुमको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, Yes sir. समझे? Yes sir. Yes sir. ये मैं तुमको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। अब अगर हम इसको मैथमेटिक्स मतलब तुम थोड़ा सा वेक्टर का एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इसलिए मैंने मैं अगर यहाँ पे वैल्यू लगाना शुरू करूं तो क्या आएगा? सबकी वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर प्लस Q1 Q2 अपॉन R13 वेक्टर, ऐसे आएगा ना? Yes sir. प्लस ऐसे सो ऑन है ना? या इसको R12 स्क्वायर और R12 यूनिट Okay. ऐसे लिख कैप, तो इसको भी ऐसे लिख देते हैं R13 स्क्वायर और फिर R13 वेक्टर, है ना? सॉरी, ये Q1 Q3 एंड ऐसे सो ऑन अप टू Q1 R1N square into Well, R1N cap. R1N स्क्वायर फिर R1N कैप, R1N कैप, सब में 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो आएगा ही, 1/4 एप्सिलॉन नॉट आएगा, है ना? तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट मैं कॉमन ले सकता हूँ। Yes sir. Q2 भी कॉमन. Q1 भी क्या कॉमन ले सकता हूँ? Q1 तो स्केलर क्वांटिटी होती है, Q2 नहीं ले सकते. हैं? Q2 भी तो ले सकते हैं. हैं? नहीं. फिर क्या बचेगा अंदर? Q2 Q2 R12 cap R12 कैप R12 whole square R12 स्क्वायर plus प्लस Q3 R13 cap upon R13 square on R13 square and so on Qn R1N cap upon R1N square, है ना? Yes sir. ठीक है? और इसको हम कभी कभी इतना बड़ा नहीं लिख के हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जो कि एक मैथमेटिक्स में भी तुमने पढ़ा होगा, सिग्मा की टर्म में कि हम इसको एक दे देते हैं I = 1 to N और यहाँ लिख देते हैं QI R1I on R1I square. R1I स्क्वायर लिख देते हैं ऐसे, Yes sir. लिख देते हैं ना? Sir, yes sir. है ना? सो ये भी एक तरीका शॉर्ट में लिखने का ये हो जाता है। तो ठीक है, तो ये सब, इस सब में क्या Yes, हमने sir. कंडीशन ली है कि हमने एप्सिलॉन नॉट लिया है। एप्सिलॉन नॉट लिया मींस हमारा मीडियम क्या है? इन फ्री सारे स्पेस. चार्जेस किस मीडियम में पड़े हैं? फ्री स्पेस में. फ्री स्पेस में, वैक्यूम में। ओके, सो ये थोड़ा सा तुम अभी पुराना वेक्टर वगैरह भी थोड़ा सा पढ़ लो, और मैंने जो बताया इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेना, सो दैट हमें आगे इजी रहेगा फिर। क्लियर या कुछ पूछना है अभी Yes, sir, इसमें yes, से? sir. नहीं सर. अभी कुछ फील आया? हाँ सर, हाँ. ओके।